हाँ जी बच्चों, देखो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में वो सारे बेसिस और वो सारे assumptions हैं जो बेसिस assumptions हम लोग एक्चुअली जर्नल, अकाउंटिंग, इक्वेशन इन सब चैप्टर्स में कर रहे थे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले तो ये डेफिनेशन करनी है कि गैप क्या है। जनरली एक्सेप्टेड गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ नॉर्म्स, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है, ये सभी जगह एप्लीकेबल है, सब जगह सेम मैनर में, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं होंगे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं ना बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग में बोलती हूँ ना कि बच्चों आपके ऊपर ना इस चीज की रिस्ट्रिक्शन है, आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे मैं गुड्स के रिगार्डिंग रिगार्डिंग बोलती हूँ, जब परचेज करते हैं कि गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। अदरवाइज तो गुड्स क्लियरली दिख रही हैं हमें, आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, तो फिर इस वजह से बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं, विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। ऑब्वियसली हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम उसके बीच में ऑपरेट करता है, उन पैरामीटर्स के अंदर, उस दायरे के अंदर। ठीक है, these principles are theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. In other words, they are the guidelines. हर चीज की गाइडलाइंस होती है ना। हर आप लोगों को पता है कि आप लॉ फर्म में चले जाओ, लॉयर बन जाओ, तो बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत एज पर लॉ आते हैं। ठीक है, आप सीएस कर लो, कंपनी सेक्रेटरीशिप, तो फिर आईसीएसआई के नॉर्म्स आते हैं। आप सीए कर लो तो आईसीएआई के नॉर्म्स आते हैं। तो हर काम धंधे में, हर प्रोफेशन में, स्पेशली प्रोफेशंस, देखो स्पेशली इन प्रोफेशंस आपके पास प्रॉपर नॉर्म्स हैं, प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट की वहाँ उस अथॉरिटी ने, जिस भी अथॉरिटी के अंडर आप ऑपरेट कर रहे हो, हाँ, उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसको यहीं तक लर्न करना आपने गैप को, इसके बाद ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स। और अगर आपके स्कूल टीचर्स ने कुछ नोट्स दे रखे हो इनके रिगार्डिंग तो वो भी कर लेना। बट यहाँ पर जो एग्जाम्पल और जो टर्म्स मैं मार्क कराऊंगी आपको, वो जरूर लिख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स के देखे हैं नोट्स ना। स्पेशली मैंने ये जो कोलंबस स्कूल है, ओनली बॉयज वाला, हाँ 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 हाँ, सेंट कोलंबस नहीं, कोलंबस, सेंट कोलंबस तो इधर है, एमपी एनक्लेव, उधर वो जो उसके साथ है, सीजीएम के साथ, कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी के साथ जो एडजॉइनिंग वॉल है। हाँ, एक नॉर्मल कोलंबस जो ओनली, जहां से जाकिर पड़ा हुआ है, जाकिर खान, वो कोलंबस का है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसके नोट्स ना बहुत इत्ते उत्तु से हैं, जो वो बिल्कुल मतलब ये लगा लो कि उससे ना आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। तो अगर आपके टीचर्स के नोट से आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना दिखे जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि ना आइडेंटिफाई करने वाला आएगा यहाँ पर क्वेश्चन, कि आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट और आपसे पूछेंगे कि इसमें अकाउंटेंट कौन सा प्रिंसिपल या कौन सी एजम्पशन को फॉलो कर रहा है या वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, वो किसी ना किसी एजम्पशन को वो भी तो कर रहा होगा ना, कि भैया उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा, वो इस इन रूल्स को तोड़ रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये सारी चीजें, वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, संजना कहाँ है आज? अच्छा, दे आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन द अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा. For example, inventory is valued at lower of its cost or net realizable value. Fixed assets को हम fixed assets should be depreciated over their expected useful life. Fixed assets को हम depreciate करते हैं ना over their expected useful life. देखो नॉर्मली ना हर फिक्स एसेट के रिगार्डिंग क्या कहीं कुछ, आप लोगों को क्या लगता है, अगर वो 10% का डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं आपको जर्नल एंट्रीज में, या 5% का बोल रहे हैं, ये कहीं कुछ लिखा होता है कि जी हाँ आपको मशीनरी को इतने से करना है या फिर आपको ट्रक को इतने से करना है? नहीं ना, ये सब चीजें मार्केट के हिसाब से, और अपने पास, आपके पास उस फिक्स एसेट को किस यूज में लाया जा रहा है। शायद ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि एक ट्रक अगर यहाँ प्लेन्स में चलता है, लाइक प्लेन रोड्स पर, तो उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन लगेगा, और यही अगर वो ट्रक कोई पहाड़ों में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो डिफरेंट परसेंटेज का होगा। यहाँ पर क्योंकि वो कम घिसेगा, पर पहाड़ों में उसके शॉकर, कमानियां, पता नहीं क्या क्या टूट जाता है, तो बहुत सारी वहां पर मेंटेनेंस होती है, तो इसलिए वहां पर डिप्रिसिएशन थोड़ी ज्यादा वैल्यू का लगता है। और ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये इन्वेंट्री वाला, क्लोजिंग स्टॉक वाला एग्जाम्पल आपके पेपर में, हर किसी के पेपर में आएगा ही आएगा, हर स्कूल में। ठीक है, पहले टेस्ट में ही आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट
market price or cost price, whichever is less. तो which principle the accountant is following? So this principle अभी आगे जाकर आएगा. prudence concept बोलते हैं इसको हम, या फिर conservatism बोलते हैं बच्चों. ठीक है, अभी बताऊंगी conservatism क्या है या prudence concept क्या है, या बता ही देती हूँ. चलो वहां पर बताना ही है मैंने आपको. बिल्कुल है. देखो बच्चों, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म में ये वाली बात पूरी प्रॉपरली कवर हो जाएगी. ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, फॉरगेट अबाउट द गेन्स. ठीक है, हमेशा देखो आप लोग भी अपनी रियल नॉर्मल लाइफ में देखते हो आपके मॉम डैड सेविंग्स करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है कि कल को भगवान ना करे कुछ भी दिक्कत आ जाए, कोई बात हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा हो. ठीक है, सेविंग्स के मतलब लॉसेस वगैरह के लिए तो वो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं, अपने पास सेविंग्स करके रखते हैं. प्रॉफिट के रिगार्डिंग चलो तुम बच्चे तो बोलोगे कि हाँ हम सोच के रखते हैं कि अब इस चीज में प्रॉफिट होगा ना तो हम यहाँ यूज करेंगे. बच्चों के मन में तो आता है, पर मॉम डैड प्रॉफिट के रिगार्डिंग प्लानिंग नहीं करते कि भैया ये यहाँ से हो सकता है बाई चांस हमें प्रॉफिट हो जाए तो हम ये वाली शॉपिंग करेंगे, या ये ऐसे करेंगे, या वो वैसे करेंगे. नहीं करते वो. लॉसेस मम्मियाँ थोड़ी सी कर लेती हैं क्योंकि उनको शॉपिंग करनी है. ठीक है ना, कि नेक्स्ट मंथ मैं ये करूंगी. हो सकता है मंथली खर्चे बंदे हो मम्मियों के. काफी बिजनेस क्लास फैमिलीज में मैंने देखा है कि मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है. ठीक है, उस पर भी मम्मी फिर और भी मांग लेती हैं कि इस बार देखो ये खर्च जिस महीने कम होता है ना, वो महीना तो नहीं गिनवाया जाता कि इस महीने जी 2 लाख में से ये बच गया तो कम हुआ ये वाला खर्चा, तो आप अगले महीने कम दे देना. हाँ, एक्चुअली मम्मियाँ ही सबसे बड़ी सी है. ठीक है ना, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर कितने दालों के डब्बों में 500-500 के नोट निकले हैं, कितनी अलमीराज में से 500-500 के नोट निकले हैं, ये आपको भी पता है कि आपके घरों में मम्मियों ने जाकर उन्हीं पतियों को दे दिए बेचारों ने जिनसे जिन जहां उन्होंने टांका लगाया था कि भैया अब वो तो जमा करा नहीं सकती लाइनों में लग के, जी आप ही करा दो. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड फॉरगेट अबाउट द गेन्स. बिजनेस में तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम जिस चीज में भी डील कर रहे हैं उस क्लोजिंग ईयर एंड पर वो जो स्टॉक बचा उसका अगर कॉस्ट प्राइस हमने खरीदा था उसको 40,000 में, और आज ही हमें मार्केट में उसका प्राइस पता है ऑन 31 मार्च कि 30,000 है. हमने ऑल्दो उसको परचेज किया था 40 में, और मार्केट में इस टाइम पर मतलब अभी आज का रेट क्या चल रहा है 30,000. ठीक है, तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे? 30,000 पर, चाहे हम जितने का मर्जी खरीद के बैठे हैं, क्योंकि हमें इसी टाइम पर 10,000 का जो लॉस दिख रहा है उस लॉस को हम पहले से ही कंसिडर कर लेंगे. हो सकता है कल को वो 35,000 का बिक जाए, तो प्रॉफिट के लिए तो बड़ी अच्छी बात है. प्रॉफिट के लिए क्या दिक्कत है? प्रॉफिट के लिए तो किसी को भी दिक्कत नहीं होती. पर हमें जो क्लियरली लॉस दिख रहा है 10,000 का, उसके रिगार्डिंग हम पहले से ही प्रोवाइड करके चलेंगे. और यही अगर कहानी हो जाए उल्टी कहानी क्या हो जाए कि आपका कॉस्ट प्राइस था 30,000 और मार्केट में चल रहा है इस टाइम 40,000. ठीक है, तो हम 40 पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम 30 पर, विच एवर इज लेस, क्योंकि कल को वो हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा तो वो तो बढ़िया बात है ना, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो उस मोमेंट पर हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे? मतलब उस पर हम 30,000 पर रिकॉर्ड करेंगे कि 10,000 का प्रॉफिट तो झेलेबल है, लॉस झेलेबल नहीं है. लॉस हम नहीं कहीं पर अकोमोडेट कर पाएंगे, तो इट्स बेटर कि उस चीज के लिए हम रेडी रहें. ठीक है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. स्टेटिंग डिफरेंटली, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल पर्सपेक्टिव लॉसेस बट नॉट द पर्सपेक्टिव प्रॉफिट्स. ठीक है, डायरेक्टली चाहे एग्जांपल पर आ जाना, ये आपका जरूर आपके टीचर्स हर स्कूल में देंगे. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, और या फिर हम आपको पता है व्हाट इज दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पता है? हर काम धंधे में ना, एक्चुअली हर काम धंधे में हर बिजनेस पर्सन को या हर अकाउंटेंट को काम की चाल को देखते हुए ये पता होता है कि हमारे कुछ डेटर्स ना हमारा पेमेंट नहीं करेंगे. ठीक है, डूब जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, तो उनके रिगार्डिंग हम पहले से ही इंटरनली प्रिपेयर्ड रहते हैं. देखो उनको नहीं बताएंगे हम. आप किसी को बताओ, मैं बोलूं जी मेरे को लगता है शायना मेरी पेमेंट नहीं करेगी, पहले से नहीं पता ना बेटा, पहले से नहीं पता, चांसेस हैं.
चांसेस हैं कि ये बंदा मेरे को पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बिजनेस में सालों से बड़ा अच्छा चल रहा था सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब ऑलरेडी उधार गया हुआ उसके पास, अब लग रहा है कि फाइनली इस बंदे के बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, और ऐसे ही 3 बंदों के और बिजनेस में लॉसेस दिख रहे हैं, तो ये बंदा ना कल को हमारे कुछ पैसे काट लेगा, नहीं देगा, या ये बंदे का बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाला है ठीक है। तो मैं ये बात शाइना को नहीं बताऊंगी कि भैया मुझे लगता है कि तू मेरी पेमेंट नहीं करेगी। बता दूंगी तो ये तो सोचेगी मैम आप मेरी इमेज ही ऐसे लेके बैठे, तो चलो जी मैं देती ही नहीं, अब ले लो आप किससे लोगे, ठीक है ना। कोई नहीं बताता, मार्केट में कोई भी नहीं बताता कि हम तेरे रिगार्डिंग ऐसा सोच के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बुरा तो नहीं लगा ना, लग भी जाए तो की फर्क पैंदा है, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा ठीक है तू नहीं देगा, तेरा प्यो भी देगा, तेरा प्यो ही भिजवाएगा और तेरी दीदी देने आएगी, हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारे कुछ डेटर्स डूब जाएंगे और समथिंग, तो हम पहले से ही इसको बोल दे रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम पहले से ही वो डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन करके चलते हैं, एंड डिस्काउंट के रिगार्डिंग भी हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमारे कुछ डेटर्स ना हमसे फाइनली पेमेंट करते करते डिस्काउंट मांग लेंगे। नेचर पता होता है ना बंदे का, हाँ, कि भाई 1 लाख किसी ने देने हैं, तो मुझे पता है कि यार वो ना 1000 रुपए कम ही देगा, तो हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलते हैं, ठीक है। इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट उसको बोल, रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बात करूं, ठीक है। आ जाओ 5 बजे, उसको बोलो, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसको कहो 5 बजे आप आओ, मैं बात करती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म क्लियर है। कंजर्वेटिज्म क्यों बोलते हैं? कंजर्वेटिव तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है। कंजर्वेटिव आप लोग देखते हो कि नॉर्मली कई बार यही बोलते हैं कि मम्मा रात को घर से बाहर नहीं निकलने देती यार, मेरी मम्मा बड़ी कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये कंजर्वेटिवनेस नहीं है, ये क्या है कि वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सोच रही है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों को प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करना है। इसके बाद देखो, क्लियर है, ये क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एग्जांपल भी दे सकती हैं टीचर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी दे सकती हैं, इनफैक्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी दे सकती हैं। ऐड कर लो बेशक इधर एग्जांपल्स में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी जो है ना बच्चों, वो भी इसी रीजन की वजह से प्रिपेयर किया जाता है। किस रीजन की वजह से? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, कि हमें कुछ ना कुछ टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ये भी लिख लो अपनी बुक्स में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अपनी बुक्स में एक एग्जांपल और भी लिख लो, ठीक है। इसके बाद देखो आएगा वैसे क्लोजिंग स्टॉक का ही फॉर श्योर, पर फिर भी आप बाकी एग्जांपल्स भी लिख लो कि ये सारे प्रोविजंस भी क्यों बनाए जाते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, जाओ सिंगल पर्सन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक assumptions और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, ठीक है। फंडामेंटल्स हैं हमारे, बेसिस हैं। They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concept because it enables the users of the financial statements to understand them better in the same manner. तो चुप हो जा। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है इनको फॉलो करना? क्योंकि डेफिनेटली आप उसको अंडरस्टैंड कैसे करोगे। कोई डेबिट किसी तरीके से लिख रहा है, कुछ और लिख रहा है, कोई और डेबिट किसी और को कर रहा है, तो फिर इस चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए
एंड बेटर बनाने के लिए कि भाई अच्छे से समझ आ जाए यूजर्स को, ठीक है। यूजर्स में कौन कौन से यूजर्स हैं हमारे, अर्नव भल्ला, यूजर्स कौन कौन से होते थे बेटा, और कोई नहीं बताएगा? आप परसों तरसों टेस्ट देख के गए हो। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, भल्ला ओ भंबानी, यूजर्स कौन कौन से हैं? ये मुंह चलाने से बात नहीं बन जाएगी। नहीं याद? आप टेस्ट देख के गए हो 3 दिन पहले। राहुल, इंटरनल यूजर्स में सिमर, इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? खनक, यस, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। अभी सुबह तो लगाए हैं उसने। अच्छा ठीक है। अब देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके जो उसका आउटकम आता है उनको बोलते हैं हम कन्वेंशंस, ठीक है। कि आपने डेबिट क्रेडिट ऐसे ऐसे रिकॉर्ड किया तो उसके कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स। आपने उन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया तो उसकी वजह से क्या आउटकम आया, क्या रिजल्ट आया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली डिसीजंस और ये कन्वेंशंस कई कई सालों में जाकर बनते हैं ना। ऐसे थोड़ी ना कि एक बार ही किसी चीज को यूज करा तो आपने बोल दिया हाँ ऐसा करने से वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई जैसे साइंस में भी होता है, आप कई कई सालों तक एक्सपेरिमेंट्स करते हो तभी तो आप कोई लॉ बताते हो कि हाँ जी ये लॉ बन गया या ये वैक्सीनेशन बन गई। एवं थोड़ी ना उस टाइम पर कोविड के टाइम पर बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन लगवा दी, इन्होंने लगवा दी। तुम 8-8 10-10 साल तक जब तक वैक्सीनेशन का ट्रायल ना हो जाए, एक्सपेरिमेंट ना हो जाए, तब तक वो चीज ह्यूमन बॉडी में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। पर बहुतों ने लगवा ली, ऑलमोस्ट 75% इंडिया तो लगवाए बैठा है ना। हमने एक भी नहीं लगवाई, हम चारों ने, नीचे मम्मी डैडी लगवाए थे। कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज। देखो ऑब्वियसली विद टाइम आउटकम भी डिफरेंट आ सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है ना कि आपने एक बार ही किसी चीज को यूज किया, किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करा तो फर्स्ट टाइम जो उसका रिजल्ट आया सेकेंड टाइम में भी वही आएगा, थर्ड में भी आएगा, चलो हो सकता है 9th-10th टाइम हो सकता है कि उसका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो कन्वेंशंस भी चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, एनवायरनमेंट, आपके आसपास क्या क्या, बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है, पता है? बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं, किसी को आइडिया? बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं? यस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, यस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। पॉलिटिकली क्या कंडीशंस चेंज हो रही हैं, इकोनॉमिक, यस, हाँ, सोशल एनवायरनमेंट भी होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि हमारे जो हमने प्रैक्टिस वही सेम करी थी, कॉन्सेप्ट वही सेम लगाया था, पर उसका आउटकम, उसका कन्वेंशन पहले के कंपैरेटिवली डिफरेंट निकल कर आया, क्वाइट पॉसिबल। इसके बाद देखो, ये फीचर्स को आप रीड ओनली करोगे, ठीक है। आपने इसको अंदर का कंटेंट खुद से लिखना है, लिख लो अपनी बुक्स में, रीड ओनली, यस, लोगों ने तो बनाया है। हाँ समझ गया, बट कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे नहीं होते जो सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो सिचुएशन क्रिएट भी तो इंसान की वजह से हुई है, कोई एआई थोड़ी ना आ गया है इसमें। सिचुएशन भी तो लोगों की वजह से ही क्रिएट हो रही है बेटा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल है, विद टाइम ना चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला था, शायद अभी बताऊंगी भी, एग्जांपल दूंगी, कंसिस्टेंसी वाली बात, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, जनरली क्या, मैं तो कहूंगी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि यूनिवर्सली अगर सेम क्राइटेरिया नहीं फॉलो होगा तो फिर वो रिलेवेंट नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, कंपेरेबल नहीं रहेंगे। हाँ जी बोलो। ये फ्लेक्सिबल वाली बात बोलिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हाँ, तो अगर कोई चेंजेस करने तो वो भी ग्लोबल लेवल पे होंगे, यस 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 वो यस। लॉन्ग तो पीरियड नहीं होगा तो नहीं नहीं, तो वो सारी चीजें ओवर द टाइम नोटिस की गई कि भाई वहां पे भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है,
अगेन करके देखो, एक साल में भी कोई चेंज नहीं होता बच्चा, चेंजेस भी ओवर द इयर्स ही जाकर एक्सेप्ट होते हैं और होते हैं। हाँ, मतलब 3 4 5 बारी उसको आप प्रैक्टिस, के अंदर ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा, चेंज तो हो ही सकते हैं ना, क्योंकि ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, नेसेसिटी। नेसेसिटी में जरूरत तो है डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपने सेम फॉलो किया तो फिर उस केस में आपने सारे फाइनल अकाउंट, सभी एंट्रीज जो एक जगह पर एक कंट्री में हो रहे हैं, दूसरी कंट्री में भी वही हो रहे हैं, एक स्टेट में हो रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी वही हो रहे हैं, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतनी मीनिंगफुल और यूजफुल हो जाती है यूजर्स के लिए। इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब वही अगर आप गैप को फॉलो करके इन सबको मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल भी होगी और यूजफुल भी होगी सारे यूजर्स के लिए। इसके बाद मेन आपके अकाउंटिंग एजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ध्यान से सुनते जाना अब इनको। इन टोटल ये 11 है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता है कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड तक चलेगा, और वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड हमें नहीं पता कितना होगा। क्या कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या वो ये सोचकर स्टार्ट करता है कि मैं अभी 1 साल बाद 2 साल बाद खत्म कर दूंगा इसको? नहीं ना, उसको खुद को भी नहीं पता कि वो उसका बिजनेस कब बंद होगा, ठीक है। इसी रीजन की वजह से हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक एक्सपेंडिचर के टाइप्स करे थे। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली मशीनरी परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स की परचेज हो गई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन इन नेचर, ठीक है। अगर देखो उसको पता हो कि भाई मैं तो अभी 1 साल बाद ही बिजनेस बंद कर दूंगा, फिर तो उसकी ये मशीनरी भी रेवेन्यू इन नेचर है ना। मशीनरी भी 1 साल बाद बेच देगा, बिल्डिंग भी 1 साल बाद बेच देगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करने की एज सच नीड भी क्या है, ठीक है। गोइंग कंसर्न समझता है वो कि भैया मैं लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड तक चलाऊंगा, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में बाइफर्केशन डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सो इट इज एज्यूम्ड that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close down the business or scale down its operation significantly, ठीक है। कभी भी वो अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को जल्दी से खत्म नहीं करना चाहेगा। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से वाले एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड तक मिलेगा। मशीनरी बिल्डिंग का आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है ना, ठीक है। सो द मतलब अभी उसको पता ही नहीं कि वो फोर्सी कर ही नहीं पा रहा है, फोर्सी कर ही नहीं पा रहा है कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो उस काम धंधे को बंद कर देगा, ठीक है। पता ही नहीं है उसको, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो भाई आपने अपने किसी वर्कर को सैलरी दी, उसकी सर्विसेज का फायदा तो अभी विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड या इनफैक्ट विद इन 1 मंथ ही एग्जॉस्ट हो गया ना। आपने उसकी सर्विसेज अवेल कर ली, उसका बेनिफिट खत्म हो गया। ये थोड़ी ना कि 1 महीने की सर्विसेज को आप पता नहीं कितने सालों तक चलाते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज वन whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period, ठीक है। ये आगे जो ये बात है इसको हम अभी उसमें कर लेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट में, वहां पर कवर हो जाएगा ये। कंसिस्टेंसी अजम्पशन। देखो बच्चों, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है, बिजनेस में ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि इक्वली एक्सेप्टेबल है, बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो कि इक्वली एक्सेप्टेबल है। अब आपने अपने बिजनेस में कौन से मेथड को या कौन से प्रैक्टिस को या कौन सी आप कह सकते हो कि लॉ को लगाना है, वो डिपेंड करेगा अगेन आपके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अपार्ट मैं एक और आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगी, ठीक है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। देखो डिप्रिसिएशन लगाने के ना आप लोग जो मेथड करोगे 11th में, आप वो 2 करोगे, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 15 है इस बुक का डिप्रिसिएशन का, उसके अंदर आप 2 मेथड फॉलो करोगे। अर्णव आप ध्यान से सुनो बेटा, आप कहीं और गायब हो जाते हो। SLM इज स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अदर नेम्स भी हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट,
या फिर ओरिजिनल कॉस्ट, और WDV इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रक परचेज करा, ठीक है, ट्रक का कॉस्ट प्राइस है 10 लाख रुपीस, और हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस में इस ट्रक को डिप्रिशिएट करेंगे एट द रेट 10%। ईयर एंड पर जब डिप्रिसिएशन लगाया तो फर्स्ट ईयर में तो दोनों मेथड्स में सेम ही कहानी रहेगी, ठीक है, 1 लाख 1 लाख। मैंने शायद आपको बता रखा है कि कॉस्ट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन करके हमारे पास आती है बुक वैल्यू, नेक्स्ट ईयर की वो बुक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। इसमें बुक वैल्यू कितनी बची, 9 लाख, दोनों में ही इनफैक्ट 9 लाख बची। अब नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये था फर्स्ट ईयर, अब सेकंड ईयर आ गया, सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन जो लगेगा SLM में 1 लाख ही लगेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, स्ट्रेट लाइन, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन लगेगा, एंड ओरिजिनल कॉस्ट वाज 10 लाख। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, जो वैल्यू राइट डाउन करके आई है, मतलब द बुक वैल्यू, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा। इसका मतलब इस WDV वाले मेथड में डिप्रिसिएशन 90,000 का लगेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इधर तो 8 लाख हो जाएगा, मतलब इसमें तो एवरी ईयर 1 लाख कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, ठीक है। इधर बचेगा 8,10,000, तो 81,000 का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये दो तरीके इक्वली एक्सेप्टेबल है, कहीं कोई किसी की कोई कमी, कोई मेरिट डीमेरिट वाली बात नहीं है। यस, हाँ जी, देखो कोई भी बिजनेसमैन अपने एसेट को क्यों डिप्रिशिएट करना चाहता है बच्चा, क्योंकि अगर वो हर साल अपने एसेट को बैलेंस शीट में स्टार्टिंग की परचेज्ड कॉस्ट पे दिखाता रहे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाता रहे, ठीक है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख, हाँ, ज्यादा वाली बात नहीं है बच्चा, ज्यादा वाली बात नहीं है, वही बात है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क, किस तरह के आपके ऑपरेशंस हैं, उस तरीके से ही वो बंदा उसको मतलब उस मेथड को फॉलो करेगा। डिप्रिशिएट करना तो मैंडेटरी है, रीजन बीइंग क्योंकि देखो पता लगा 10 साल बाद आप उस ट्रक को बेचने चले, आपने 10 लाख 10 लाख 10 लाख ही बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है थ्रू आउट, और आपको सिर्फ मिले 50,000, जोर का झटका नहीं लगेगा, और धीरे से भी नहीं लगेगा, जोर से ही लगेगा। सीधा 9.5 लाख रुपए का आपका खर्चा लॉस शो करना पड़ेगा आपको उस सेशन में, जिस सेशन में आप उस 10 लाख वाले ट्रक को बेचने चले और आपने उसको डिप्रिशिएट नहीं करा ओवर द इयर्स, और आपको सिर्फ मिले स्क्रैप में 50,000 रुपए, तो क्या करोगे, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप उसकी पूरी लाइफ को स्प्रेड कर दो, ठीक है, हर साल थोड़ा 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 करते जाओ। हाँ जी बेटा, बड़ी जल्दी 10 साल में ही खत्म कर देगा अगर 10% है। हम्म, वही मैं कह रही हूँ, वो अब फिर वो डिपेंड करेगा। देखो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं ट्रक चला रही हूँ यहाँ पर दिल्ली में, और आपका ट्रक चल रहा है शिमला में, तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए और आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए? सब चुप रहेंगे, वन बाय वन मैं जरा देखना चाहती हूँ बुद्धि तुम्हारी, क्यों पहले क्यों नहीं सुनते ध्यान से। हाँ, मैं ट्रक चला रही हूँ दिल्ली में, और आरव चला रहा है शिमला में, तो मुझे डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? एक मिनट वन बाय वन पूछूंगी। यस भंबानी। अच्छा, शिमला वाले को SLM फॉलो करना चाहिए और मुझे WDV फॉलो करना चाहिए। संवेग आपके अकॉर्डिंग? सिमर, मुझे दिल्ली में SLM करना चाहिए, ठीक है। उसने बोला कि मुझे रिटर्न डाउन करना चाहिए, है ना, संवेग ने बोला। संवेग रिटर्न डाउन की फेवर में, चलो मेरे रिगार्डिंग संवेग, सिमर तो उल्टा ही बोल रहा है, ठीक है, कि संवेग ये वाला बोल रहा है, एंड आपने भी ये सेम चीज बोली, सिमर वाली, अच्छा भंबानी ने बोली, आपने? मुझे कौन सा फॉलो करना चाहिए, दिल्ली वाले को? SLM, WDV? अर्नव आपके अकॉर्डिंग? रिटर्न डाउन, SLM। अच्छा,
मेरा ट्रक दिल्ली में चल रहा है। अन्या, कनक आपके अकॉर्डिंग, आशाइना आपके अकॉर्डिंग, कनक को विद WDV, वंश, राहुल, और हम आपके अकॉर्डिंग, अर्नव, ऐसे कर लो, नहीं रीजन भी पूछूंगी मैं। शौर्य, सार्थक, WDV, निकुंज, निकुंज, हाँ चलो रीजन बता सम्यक। सिंपल बात है कि आपने बोला दिल्ली में ट्रस्ट ला हाँ दिल्ली में प्रॉपर रोड्स है और ऊपर की चढ़ाई नहीं है दिल्ली हम्म में। हम्म शिमला में क्या है माउंटेन की चढ़ाई है हम्म और जितना आप रेंज में जाओगे उतना आपको वेयर एंड टेयर होगा उतने आपके खर्चे होंगे और हम्म। डिप्रेशन में क्वालिटी हाँ देखो ऑब्वियसली बुढ़ापे में दवाइयों का खर्चा ज्यादा होता है ना। हाँ ऐसे कनेक्ट कर लो, ट्रक बूढ़ा हो रहा है और तुम बूढ़े होने में तुम उसके ऊपर खर्चा कम पे कम पे कम करते जा रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। उस ट्रक के बुढ़ापे का भी ध्यान रखो बेचारे का, ठीक है ना। तो आपको बुढ़ापे में दवाइयां ज्यादा चाहिए बच्चों, तो SLM नहीं फॉलो करना, ठीक है। दिल्ली वाले को क्या फॉलो करना है, WDV, और पहाड़ों वाले को क्या फॉलो करना है, SLM, ठीक है। क्योंकि वहां पर ट्रक के बुढ़ापे में उसको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा खर्चा आएगा, ज्यादा गड़बड़े होंगी, मैकेनिकल वर्क ज्यादा होगा, रिपेयरिंग ज्यादा होगी। हाँ हाँ देखा जाए तो एजिंग फास्ट है, नो डाउट। हाँ जी जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था काउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट यस हमने हाँ क्योंकि कोई बिल्कुल बिल्कुल पर फिर होना तो WDV होनी चाहिए क्योंकि उससे हमारे थोड़े पैसे भी बचेंगे और कोई भी जरूरी थोड़ा है कि वो इस 10% इसीलिए तो फुली एग्जैक्ट, किसी में 5% भी होता है किसी एसेट में। हाँ ये तो है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ एसेट ऑल्सो। भाई मर्सिडीज, पापा मर्सिडीज में सिर्फ ऑफिस तक जाते हैं, ड्राइवर ले जाता है घर, फिर वापस आ जाती है। उसी मर्सिडीज में अगर तुम माल लोड करके भेजना शुरू कर दो तो फिर तो उस पर परसेंटेज ज्यादा लगनी चाहिए ना। करते हैं ना कुछ लोग अपनी गाड़ियों में ही, चल यार 2 डब्बे वहां पहुंचाने हैं, चलो मर्सिडीज की बात नहीं करते, नॉर्मल गाड़ियों की, क्रेटा की या विया की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ भाई चलो भैया पीछे डिक्की में डालो 4 डब्बे, मैं ही रास्ते में डिलीवर करता हो जाऊंगा, छोटा सा ऑर्डर है, 4 डब्बे तो गाड़ी में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ऐसा भी करते हैं। अब लोग अगर इस चीज में भी यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, डेफिनेटली वो फिर ज्यादा डिप्रिशिएट होगी। सिंपली पापा को छोड़ने करने में उसमें तो इतनी डिप्रिशिएट नहीं होगी जितना कि तुम माल डब्बे छब्बे रखोगे। हाँ वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी एसेट का क्या नेचर है, काम का क्या नेचर है, प्लेस ऑफ वर्क क्या है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। पर ये परसेंटेज हर एक बिजनेस का अपना खुद का है, ठीक है। एक्चुअली खुद के ऊपर है कि आप जो मर्जी जितना मर्जी परसेंटेज लगाओ, आपको देखना है, बट आपको लॉसेस को बचाना है, इन फ्यूचर होने वाले लॉसेस को बचाना है। ऐसे एक मेथड होता है बच्चों इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये ना चैप्टर ही पढ़ोगे तुम लोग कॉलेज में जाके। यस कुछ भी करोगे ना कॉमर्स लाइन में, फाइनेंस में, सब कुछ रिपीट होता है बेटा। 11th 12th पूरी की पूरी आपकी आगे की लाइफ में है भाई। 4th सेम में दे रही है, 6th सेम में दे रही है वेरोनिका अब इस टाइम पर। बहुत सारे इतने सारे टॉपिक्स हैं। अभी उस दिन बैठकर मेरे से इको का कुछ पूछ रही थी, हाँ 12th का पूछ रही थी, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट का, कि मम्मा एक बारी वो याद दिलाना क्या होता था 12th में। 6th सेम चल रहा है उसका, कॉलेज खत्म होने वाला है, कल लास्ट एग्जाम है उसका। फॉरेन एक्सचेंज का रेट नहीं सेटल होता, जो करेंसी का जो रेट सेटल होता है, तो उसको रेट सेटल करने के कितने कितने मेथड्स होते हैं, कैसे कौन सेट करता है, क्या मेथड है, क्या सिस्टम है, ठीक है। इको में है वो एक्चुअली हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक मेथड होता है, नहीं 11th की भी अच्छी है। देखो लीफो फीफो का क्या मतलब है बच्चों, लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आपकी मम्मा, आपने देखा होगा कई बार मेड्स को डांट रही होती है कि अभी कल जो टमाटर लिए थे पहले वो यूज कर लिए, पुराने वाले तो खत्म करती, डांटती है ना, ठीक है, कि पहले पुरानी वाली चीज यूज करो। तुम लोगों को भी बोलती है नई शर्ट लाए हो पहन के चल पड़े हो, है पहले उसको, मतलब हमारे टाइम में तो जेन्युइनली ये था कि नया कपड़ा पहले ना फंक्शंस में पहनना है, उसके बाद धीरे धीरे जब वो घिसता जाएगा तो फिर उसको डेली यूज में ले आना, ठीक है। आजकल तो फंक्शंस के कपड़े ही ऐसे होते हैं जो डेली यूज में आ ही नहीं सकते। नहीं अब तुम सोचो, तुम यहाँ पे ड्रेसेस पहनकर महंगी महंगी लहंगे और वो सब 1 पीस पहनकर लॉन्ग लॉन्ग, वो भी सिप्पी सितारा वर्क, आ सकते हो ट्यूशन में,
बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है ना। लड़के लड़के कोट पैंट में आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? तुम्हारे तो क्योंकि बेचारों का एक ही है, तुम्हारे लिए तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ। क्या है? शेरवानी पहन लोगे? हाँ, और क्या पहन लोगे इससे ज्यादा? अरे तुम कुछ मर्जी पहन लो, तुम लगने वही हो, हम तो फिर अच्छे दिखेंगे। हाँ सही में, नहीं जी, बिना मेकअप भी लोग अच्छे लगते हैं। नहीं, कैमरे भी ना अच्छे हो तब भी, हाँ, लड़कियां हमेशा अच्छी होती हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है, अभी इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल बताऊंगी मैं तुम्हें, तुम बड़ा हंसोगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये भी मेथड्स ना अब स्टॉक के रिगार्डिंग भी फॉलो होते हैं। इन्वेंट्री इज बेसिकली स्टॉक्स, मैंने बताया था आपको, स्टॉक का अदर नेम इज इन्वेंट्री। चुप हो जाओ जरा, आई क्यों? शायना वाहल, फुल ऑन फुल, बेस्ट प्रेजेंटेशन। बेस्ट प्रेजेंटेशन भी लिखा गया था। एक और नाम, अभी अभी रिजल्ट दिखा देती हूँ तो मेरे को। किसके? नहीं, प्रेजेंटेशन थी इसकी बढ़िया। चलो अभी देखो, अभी करते हैं, अभी उस बात को देखो। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में ऑब्वियसली जो माल पहले आया पहले उसको बेचो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो माल बाद में आया पहले उसको बेचो। कई बार ये भी डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। भाई अगर तुम्हारी फैशन इंडस्ट्री है, भाई फैशन से रिलेटेड तुम्हारा काम है, तो फिर तो जो लेटेस्ट है वही पहले बेचो ना, तुम पुराने पुराने स्टाइल थोड़ी ना बेचने लग जाओगे, ठीक है। तो ये भी इक्वली एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो अब डिपेंड करता है आपका अगेन नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस की आप क्या फॉलो कर रहे हो। तो ये भी इक्वली, पर ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि वंस अ मेथड इज चोजन एंड सिलेक्टेड, हिट एंड ट्रायल जरूर करो। नहीं, चेंज करो, फर्स्ट 2-3 इयर्स में सारे हिट एंड ट्रायल कर लो। उसके बाद आपने अगर डिसाइड कर लिया कि नहीं हमारे बिजनेस में लीफो बेस्ट सूटेड है, तो फिर उसी पर कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि अगर आप अलग अलग, हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना बच्चा, फिर तो आप, मैंने बात भी तो यही करी कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ वर्क, ये भी बात है। आप सोम बाजार में बैठकर ठेला लगाओगे, नहीं मतलब वो भी बिजनेस है यार, हंसने वाली क्या बात है, हैं? बताओ। हाँ, सही एग्जाम्पल नहीं दे रही, चला बताओ। शोरूम कहाँ? आप कोई बंदा शोरूमों में बैठकर बेच रहा है, कोई बंदा बेचारा ठेलों पे बैठकर बेच रहा है, तो वो भी डिपेंड करेगा। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट में आपकी वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उनको पहले पुरानी वाली निकालो ना, फ्रेश वाली देखते नहीं हो कई बार। और ऐसे ऐसे तुम्हारी ब्रेड, मम्मा बोलती है ना डेट पढ़ के लाना, डेट पढ़ के लाना भाई, कब तक है इसकी एक्सपायरी। कई बार बच्चे जाते हैं दुकानों पे, जो आगे शॉपकीपर क्या करता है, वो जो, हाँ, और पीछे वो बाद वाली रखते हैं, ठीक है ना, ताकि फिर पिटती होगी मार, बिल्कुल पड़ती होगी, भैया तुम पढ़ के नहीं ला सकते थे। शॉपकीपर तो वही करेगा, क्योंकि ही वांट्स एक्चुअली कि भाई लीफो पहले हो जाए, जो उसके पास पहले आया था वो पहले बिके, पर आपको पढ़ के लाना है ना वो। तो अब वो नेचर ऑफ कस्टमर पे भी डिपेंड करेगा कि कस्टमर कितना स्मार्ट है। हाँ, ठीक है। क्या हुआ, आपने मम्मा को कुछ मैसेज लिखा है? ओके, ठीक है बच्चों। तो 1 मिनट, इसको मेरे को पढ़ाने तो दो, थ्योरी एग्जाम्पल दिया मैंने अभी। आपने एक बार ही डिसाइड कर लिया, हिट एंड ट्रायल करो, टाइम टू टाइम अगर लॉ में कोई चेंजेस हो गए तो उसके अकॉर्डिंग फिर से चेंज करना पड़ सकता है, ये भी बात है। पता लगा गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी तो उस हिसाब से भी आपको कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। पर अगर कोई ऐसे चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक बार ही आपने कोई मेथड अगर ऑप्ट कर लिया, उसको ईयर आफ्टर ईयर आप वैसे ही यूज करो। अदरवाइज आपके खुद के सोचो, मैं आपको शायद ये बात बता चुकी हूँ, 1 साल आपके स्कूल वालों ने परसेंटेज में दे दिया रिजल्ट, अगले साल जी सीजीपीए में दे रहे हैं, फिर एसजीपीए में दे रहे हैं बैठकर, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अब तो हम जी मार्क्स देंगे और तुम्हें बताएंगे भी नहीं कि सीजीपीए और एसजीपीए को तुमने परसेंटेज में या मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर कभी ग्रेड्स में दे रहे हैं, ग्रेड्स में 90 to 100 के 100% वालों का सबका A+ है, तो A+ में अब कैसे बताएं कि किसके 92 है और किसके 98 है और किसके 100% है, ठीक है। तो अब स्कूल वाले भी अगर तुम्हें सेम ही उसमें देंगे रिजल्ट तो कितना बढ़िया हो जाएगा,
CGPA ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी assumption accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. Year after year कंसिस्टेंसी से एलिमिनेट हो जाता है पर्सनल बायसनेस. कई बार मैनेजर वर्कर्स भी तो थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, ठीक है. एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल. ठीक है, आप खुद ही कंपेयर कर पाओगे. द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल. मैंने आपको बोला ना, चाहे WDV है चाहे आपका SLM है, इक्वली एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं. फॉर एग्जांपल 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एक है रिटन डाउन वैल्यू और एक है स्ट्रेट लाइन मेथड. दे आर इक्वली एक्सेप्टेबल. तो अंडर दिस assumption once we have chosen तो अप्लाई करो उसको कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल. ओके बच्चों, यहीं तक कर रहे हैं. 2 assumption करी हमने, assumption एक और बची है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, बाय बाय.